हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के सेशन में बायोमॉलिक्यूल्स के कुछ क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे कि किस किस प्रकार के प्रश्न आपके बायोमॉलिक्यूल से पूछे जा सकते हैं और अगर वो प्रश्न आता है तो किस प्रकार से आप उसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु जिसे आप कह रहे हैं, 14th चैप्टर है ये आपका। जैव तंत्र के बारे में जब आप बात करते हैं तो उसमें सारी वो चीजें आती हैं जो जैविक रूप से वृद्धि कर रही होती है, जिनमें सजीव जीवन है, या अगर हम सजीवों की बात करें तो वो किसी न किसी इकाई से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, इसमें आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं, लिपिड से, क्योंकि इन सब चीजों से मिलकर ही आपका जो जटिल जैव अणु की बात आप करते हैं, बायोमॉलिक्यूल, वो मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, सारे जैव अणु जो होते हैं वो आपस में अपनी अन्योन्य क्रियाएं करते हैं और इन अन्योन्य क्रियाओं को जैव प्रणाली का आणविक आधार बनाते हैं। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आपके कुछ सरल अणु होते हैं, जैसे विटामिन की बात आप करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, जो ये भी क्या होते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं किसी भी कार्य प्रणाली में। ओके, इन जैव अणु की आपकी कुछ न कुछ संरचनाएं होती हैं, इनके नाम होते हैं अलग अलग। और एक ही, अगर आप सिर्फ प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट अलग अलग प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं तो वो कई प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से आप अलग अलग चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है आपका, व्हाट आर मोनोसेकेराइड या मोनोसेकेराइड किसे कहा जाता है? ठीक है, तो मोनोसेकेराइड आपका आता है कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप कार्बोहाइड्रेट की का वर्गीकरण देखते हैं। तो उनका वर्गीकरण होता है उनके जल अपघटन के आधार पर, यानी कि वो किस प्रकार से जल में अपघटित होकर के अणु दे रहे हैं, उस आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। और तीन मुख्य वर्गों में इनको वर्गीकृत किया जाता है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। ओके, सेकेराइड जो वर्ड है उसका मतलब ही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड कहा जाता है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड सेकेरॉन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शर्करा। ठीक है, शुगर जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको वहां पर यूज किया गया है। तो उस शर्करा के आधार पर कितनी शर्करा वो देंगे, कितने सेकेराइड अणु देंगे, उसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। तो मोनोसेकेराइड जो होता है, व्हाट आर मोनोसेकेराइड्स, यानी मोनोसेकेराइड्स क्या है, तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन और अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता है, इनको मोनोसेकेराइड कहा जाता है। ठीक है, 20 के आसपास लगभग मोनोसेकेराइड ज्ञात है, जिनमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, इनके बारे में आप मोस्ट कॉमनली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर मोनोसेकेराइड्स? सो मोनोसेकेराइड्स known as simple sugars comprise one sugar unit that cannot be further broken down into simple sugars. Okay, ये एक सिंपल शुगर होती है, कंप्राइज वन शुगर यूनिट, एक ही शुगर यूनिट इसमें होती है, एंड कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर, और इसको और फर्दर आप ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते और अन्य शुगर्स में। ओके, वी कैन क्लासिफाई अ मोनोसेकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। हम किसी भी मोनोसेकेराइड को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, अगर हम उसको ब्रोक डाउन नहीं कर पा रहे, यानी और सिंपलर यूनिट में नहीं तोड़ पा रहे हैं, लेकिन हम उसको क्लासिफाई तो कर सकते हैं। तो क्लासिफाई किसके बेसिस पे करेंगे हम? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट ऑन दैट, उस ग्रुप में कोई भी जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं उसके आधार पर कर सकते हैं, या फिर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसके आधार पर कर सकते हैं। ओके, द मोनोसेकेराइड विच कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप इज टर्म्ड एज एल्डोज। अगर किसी मोनोसेकेराइड में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप कोई प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप, तो उसको हम एल्डोज बोल देते हैं सिंपली। ठीक है, एंड दोज विच हैव अ कीटो ग्रुप, और जिसमें एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको क्या कहा जाता है, कीटोसिस कहा जाता है, या कीटोज आप सिंपली बोल देते हैं। ओके, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ मोनोसेकेराइड, किसी भी मोनोसेकेराइड में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके आधार पे भी हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रायोज,
अगर 3 है, टेट्रोज, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस एंड हेप्टोजेस। तो ये किसके आधार पर है? ये कार्बन एटम्स के आधार पर है, यानी कि कार्बन के कितने परमाणु वहां पर उपस्थित है उनके आधार पर। फॉर एग्जाम्पल वी कैन कॉल एन एल्डोज विच कंटेन 3 एटम्स एज एल्डोट्रायोज। ओके, हम किसी भी एल्डोल यानी कि ऐसा कोई आपका मोनोसेकेराइड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और 3 कार्बन है उसमें, तो हम उसको एल्डोट्रायोज भी कह सकते हैं। ओके, एंड अ कीटो विच कंटेन 3 कार्बन एटम एज कीटोट्रायोज। और अगर किसी कीटोनिक ग्रुप के साथ 3 कार्बन एटम वहां पर मोनोसेकेराइड में है तो उसको कीटोट्रायोज भी कहा जा सकता है। ओके, तो ये पूरा मोनोसेकेराइड के बारे में हो गया। अगर एग्जाम्पल पूछे गए तो आप बता देंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स होते हैं मोनोसेकेराइड्स के। और मोनोसेकेराइड्स के अलावा 2 और ग्रुप में इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, एक ओलिगोसेकेराइड्स हो गए और दूसरा क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, इनके जल अपघटन से मोनोसेकेराइड की 2 से 10 तक इकाइयां प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या बोला, सिंपल एक ही शुगर यूनिट से ये मिलकर के बना हुआ है, तो फर्दर हाइड्रोलिसिस पे आपको कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर ओलिगोसेकेराइड होता तो ओलिगोसेकेराइड क्या कह रहा है कि उसका जल अपघटन में 1 यूनिट भी मिल सकती है मोनोसेकेराइड की, या फिर 10 तक यूनिट भी मिल सकती है, तो इनको कहा जाता है ओलिगोसेकेराइड। ओके, जल अपघटन से प्राप्त जो भी मोनोसेकेराइड की संख्या है उसके आधार पर इन्हें पुनः क्या कहा जाता है, जैसे 2 मिल गए तो डाइसेकेराइड हो गया, 3 मिल गए तो ट्राइसेकेराइड हो गया, 4 मिल गए तो टेट्रासेकेराइड। तो इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है डिपेंडिंग कि कितने जल अपघटन पे मोनोसेकेराइड यूनिट आपको प्राप्त हो रही है। ओके, उदाहरण के लिए जैसे सुक्रोज का एक अणु जल अपघटन होने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक एक इकाई देता है, और जबकि मॉल्टोज क्या करता है, दोनों इकाइयां केवल ग्लूकोज की होती है। ठीक है ना, यानी सुक्रोज से तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिल रहा है, लेकिन माल्टोज जब जल अपघटित होगा तो उससे प्राप्त होने वाली दोनों इकाइयां क्या हैं, ग्लूकोज की होंगी। ओके, पॉलीसेकेराइड की बात कर रहे हैं, जो तीसरा वर्ग है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में मोनोसेकेराइड इकाइयां बनती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा रहा है, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारी, कई सारी सेकेराइड्स यूनिट मिल रही हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, पॉलीसेकेराइड्स कहा जा रहा है। इसके उदाहरण हैं जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो 3 यूनिट्स हो गई, कौन कौन सी, आपका मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। ओके, तो मोनोसेकेराइड के बारे में यहाँ पे पूछा गया था, एल्डोट्रायोज बताया हमने, एल्डोटेट्रोज हो सकता है, एल्डोपेंटोज हो सकता है, एल्डोहेक्सोज हो सकता है, एल्डोहेप्टोज हो सकता है, कीटो में भी सेम हो सकता है, ट्रायोज, कीटोटेट्रोज, कीटोपेंटोज, कीटोहेक्सोज और कीटोहेप्टोज। ठीक है, ग्लूकोज के बारे में आप यहाँ पर मोनोसेकेराइड्स में पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, उस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर क्या है, या अपचाई शर्करा भी आप जिसको कहते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया था कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या हैं, उन्हीं रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में आपने बताना है। ओके, those type of carbohydrates which reduces failing solution and tolerance reagent are termed as reducing sugars। ठीक है, ऐसी शुगर जो क्या करते हैं, टॉलन और फैलिंग रिएजेंट्स को रिड्यूस करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट। कार्बोहाइड्रेट के 2 मेन फंक्शन बताने हैं प्लांट्स में, यानी कि पौधों में। द 2 मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन अ प्लांट आर एज फॉलोज। फर्स्ट है आपका, polysaccharides like starch act as storage molecules
पॉलीसेकेराइड एक प्रकार का, जैसे कि स्टार्च आपका पॉलीसेकेराइड है, वो कार्य करता है किसकी भांति, स्टोरेज मॉलिक्यूल की भांति। वहीं पर सेल्यूलोज इज यूज टू बिल्ड द सेल वॉल। ये सेल्यूलोज का काम क्या होता है, सेल वॉल को बनाना और पूरे प्लांट को रिजिड स्ट्रक्चर देना, ठीक है। एक कठोर लगती है ना, अगर आप पेड़ को देखो तो पेड़ की छाल कैसी लगती है, पेड़ कठोर सी स्ट्रक्चर देता है, तो वो रिजिडिटी किसके कारण है, सेल वॉल के कारण है। और सेल वॉल किससे बना हुआ है, सेल्यूलोज से बना हुआ है। तो सेल्यूलोज भी आपका क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है, एंड इट इज द पॉलीसेकेराइड। और ये क्या है, एक पॉलीसेकेराइड। तो दो मेन फंक्शंस हो गए, एक स्टार्च जो स्टोरेज मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, और एक सेल्यूलोज जो कि सेल वॉल बना रहा है पेड़ों में। तो ये दो मेन फंक्शन हो गए कार्बोहाइड्रेट्स के किसी भी प्लांट में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड, राइबोज, 2 डीऑक्सीराइबोज एंड माल्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, तो आपको बताना है कौन कौन से इसमें मोनोसेकेराइड्स हैं और कौन कौन से आपके डाइसेकेराइड्स हैं। ठीक है, माल्टोज आपका क्या होता है, डाइसेकेराइड होता है। ओके, लैक्टोज डाइसेकेराइड्स में आते हैं। तो मोनोसेकेराइड्स कौन कौन से हैं, 2 डीऑक्सीराइबोज, गैलेक्टोज हो गया, राइबोज हो गया और फ्रक्टोज हो गया। ये सारे आपके मोनोसेकेराइड्स हैं, और डाइसेकेराइड में लैक्टोज और माल्टोज आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आप क्या समझते हैं। तो लिंकेज या बंध भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो किन्हीं भी दो यूनिट्स को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, द लिंकेज विच फॉर्म्स बाय द लॉस ऑफ वाटर बिटवीन 2 मोनोसेकेराइड। कोई भी जो लिंकेज बन रहा है किसके कारण, लॉस ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है वहां पर, और दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बीच में ये बन रहा है थ्रू एन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के थ्रू ये बॉन्ड बनता है, इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक या ग्लाइकोसाइडी लिंकेज या ग्लाइकोसाइड बंध भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक लिंकेज बन रहा है, ये ऑक्सीजन से है, और यहाँ पर एक्चुअली हटता क्या है, आपका लॉस ऑफ H2O कहा जा रहा है कि एक H2O के लॉस से, यानी जल अपघटन के बाद जो लिंकेज बन रही है उसको ये क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कह रहे हैं, या लिंकेज कहा जा रहा है। ठीक है, तो द लिंकेज विच फॉर्म्स बाय द लॉस ऑफ वाटर बिटवीन 2 मोनोसेकेराइड। ठीक है, दो मोनोसेकेराइड के बीच लॉस ऑफ वाटर से एक लिंकेज बन रहा है थ्रू एन ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम के थ्रू ये लिंकेज बन रहा है, इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, तो इस प्रकार से आपके पास माइनस डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज था, तो डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज दोनों क्या है, मोनोसेकेराइड है। इन दो मोनोसेकेराइड्स के बीच में क्या हुआ, H2O का लॉस हुआ, वाटर का लॉस हुआ, और लॉस के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लिंकेज बन रही है, ये लिंकेज, इसी को क्या कहा जा रहा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जा रहा है। ओके,
यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि कोई भी सुक्रोज जो है वो क्या कर रहा है, दो मोनोसेकेराइड के द्वारा उसमें है, दो मोनोसेकेराइड हैं और वो दोनों मोनोसेकेराइड किससे जुड़े हुए हैं, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज से जुड़े हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लाइकोजन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च। ग्लाइकोजन क्या है और ये स्टार्च से किस प्रकार से डिफरेंट है यानी अलग है। तो जो हम एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स में क्या होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है ना। इसकी संरचना जो होती है वो एमिलोपेक्टिन के जैसी होती है। और जो हम एनिमल्स में बात करते हैं तो एनिमल्स में वो जो आपका ग्लूकोज है, जितना भी आपका कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। तो प्राणी स्टार्च क्या हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, क्योंकि एनिमल्स में वो स्टार्च जो है वो स्टार्च क्या है, ग्लाइकोजन है आपका, ठीक है। और जब आप वनस्पतियों की बात करते हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का अणु जो है वो स्टार्च के रूप में है। क्लियर है, यानी कार्बोहाइड्रेट का दोनों कार्बोहाइड्रेट है लेकिन एनिमल्स में वो ग्लाइकोजन है और जब आप प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो वहां पर वो स्टार्च के रूप में। ओके, सो व्हाट इज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ऑल्सो टर्म्ड एनिमल स्टार्च, ठीक है। इसको प्राणी स्टार्च जो मैंने कहा वो भी कहा जाता है। फाउंड ओनली इन एनिमल, ये कहाँ पाया जाता है, जानवरों में पाया जाता है, प्राणियों में। इट इज अ पॉलीसेकेराइड, ये क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है ऑब्वियसली। एंड बोथ ग्लाइकोजन एंड स्टार्च आर द मेन सोर्सेज ऑफ ग्लूकोज, दोनों ही क्या है, ग्लूकोज के मेन सोर्स हैं दैट प्रोवाइड एनर्जी टू ह्यूमंस दैट आर लेटर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ग्लूकोज क्या करता है, एनर्जी का मेन सोर्स होता है जैसे ह्यूमंस में, और जो लेटर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ओके, दे डिफर इन स्ट्रक्चर। स्टार्च और ग्लाइकोजन किसमें डिफर करते हैं एक दूसरे से, स्ट्रक्चर में दोनों अलग हैं। स्टार्च कंप्राइजेज अ चेन एंड अ ब्रांच कंपाउंड, स्टार्च में क्या है, चेन श्रृंखला के रूप में भी है और शाखा के रूप में भी कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है। वेयर एज ग्लाइकोजन इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल एंड इज ब्रांच्ड, ठीक है। जबकि ये क्या है, ये चेन के रूप में नहीं है बल्कि एक सिंगल मॉलिक्यूल है और कैसा है, ब्रांच्ड है यानी कि शाखित है। ओके, चलिए क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है ये यकृत, मांसपेशियों तथा मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। जब शरीर को ना ग्लूकोज की नीड होती है, आवश्यकता होती है, तो उस टाइम पर एंजाइम ग्लाइकोजन को क्या करते हैं, ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। समझ रहे हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट तो बॉडी में स्टोर रहता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो जब भी बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होगी तो वो ग्लाइकोजन को, जितने भी एंजाइम्स होंगे वो किसकी तरह एज अ कैटलिस्ट यूज वहां पर होते हैं, तो वो एंजाइम क्या करेंगे, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देंगे, क्योंकि नीड तो ग्लूकोज की है बॉडी को, ठीक है। ग्लाइकोजन ईस्ट और कवक से भी मिलता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट सुक्रोज एंड सेकंड लैक्टोज, ठीक है। बताना है कि हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा, अगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तब क्या मिलेगा और अगर लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो तब क्या मिलेगा, ठीक है। तो सुक्रोज का आपने जल अपघटन देखा था, क्योंकि दो ये आपके यूनिट से, मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, तो वही यहाँ पर प्राप्त होंगे।
The hydrolysis of sucrose will give 1 molecule of -D glucose and 1 molecule of D fructose. ठीक है, यानी कि आपको क्या क्या मिल रहा है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिल रहा है. ठीक है, दक्षिण ध्रुव घूर्णक ग्लूकोज और वाम ध्रुवण घूर्णक फ्रक्टोज देते हैं, यानी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज यहाँ पर प्राप्त होते हैं. ठीक है, इस प्रकार से. तो ये आपका एक सुक्रोज यूनिट था, ये सुक्रोज था, और यहाँ से अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज प्राप्त हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पर दूसरा था आपका क्वेश्चन कि लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलेगा. तो लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है, उसके हाइड्रोलिसिस पे बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स प्राप्त होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप बना लेंगे. ये आपका लैक्टोज हो गया, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस पे क्या क्या मिलेगा, एक तो गैलेक्टोज मिलेगा. ठीक है, तो ये आपका बीटा डी गैलेक्टोज हो गया, और साथ में दूसरा क्या मिलेगा, बीटा डी ग्लूकोज. ओके, ये हो गया बीटा डी गैलेक्टोज, और ये बीटा डी ग्लूकोज. ओके, पहले हमने सुक्रोज का देखा था. ठीक है,
और ये सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज प्राप्त हो रहे हैं हाइड्रोलिसिस पे, और यहाँ पर आपका लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस पर बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, यानी कि इसेंशियल अमीनो एसिड क्या है और उसी के विपरीत नॉन इसेंशियल किसे कहा जा रहा है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप, दोनों के प्रत्येक के दो उदाहरण आपको देने हैं, यानी कि 2 इसेंशियल अमीनो एसिड्स के देने और 2 नॉन इसेंशियल्स के देने। The amino acid which are required by the human body are called essential amino acid। ठीक है, essential amino acids कौन से हैं, जिनकी जरूरत है बॉडी को, ठीक है, या जो उपयोगी हैं शरीर के लिए, उनको क्या कहा जा रहा है, essential न्यूक्लियो एसिड्स कहा जा रहा है। ओके, और दूसरा दे मस्ट बी टेकन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स लाइक फूड एंड फॉर एग्जाम्पल ल्यूसिन एंड वेलिन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनको बाहर से भी हम ले सकते हैं जब इनकी जरूरत होती है। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज से, खाने से, और जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया है ल्यूसिन हो गया या वेलिन हो गया, तो ये अमीनो एसिड्स हैं। The amino acids which are required by the human body and can be produced inside the body are called non-essential amino acids। ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट भी बॉडी को होती है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्लाइसिन, एलानिन, तो ये किस टाइप के हैं, ये नॉन इसेंशियल्स टाइप के हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन है वो बॉडी के अंदर ही हो रहा है। दोनों की जरूरत है बॉडी को, दोनों प्रकार के अमीनो एसिड बॉडी के लिए क्या है, रिक्वायर्ड है, यानी कि चाहिए बॉडी को, लेकिन एक प्रकार क्या है, एक प्रकार का है जो इसेंशियल है, जिसको कि बाहर एक्सटर्नल सोर्सेस से लिया जा रहा है और इनको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है, इसेंशियल कहा जा रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा नॉन इसेंशियल है। नॉन इसेंशियल बॉडी के लिए इनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया, नॉन इसेंशियल कहा गया। ओके, तो इसेंशियल टाइप के हो गए ल्यूसिन और वेलिन, और आपका नॉन इसेंशियल हो गया ग्लाइसिन और एलानिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर, पेप्टाइड लिंकेज और डीनेचुरेशन। ठीक है, प्रोटीन के रिलेशन में बताना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज किसे कहते हैं और डीनेचुरेशन क्या है। तो सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर, वी कैन रेफर टू द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच वेरियस अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इफ वी टॉक अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन लाइक द सीक्वेंस ऑफ लिंकेज बिटवीन अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, प्राइमरी आपका स्ट्रक्चर क्या है, जो भी स्पेसिफिक सीक्वेंस है किसी भी अमीनो एसिड का जिसके द्वारा उसको प्रेजेंट किया जा रहा है किसी भी स्ट्रक्चर में, या उसकी लिंकेज क्या है, वहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन किस प्रकार से है, तो उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जा रहा है। द अमीनो एसिड्स आर अरेंज इन अ डिफरेंट सीक्वेंस ईच प्रोटीन, हर एक प्रोटीन में अमीनो एसिड अलग अलग सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। अ लिटिल डिफरेंस इन द सीक्वेंस ऑफ द अरेंजमेंट विल क्रिएट अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोटीन। ठीक है, जो थोड़ा सा भी डिफरेंस आपको सीक्वेंस में देखने को मिलेगा, उसी के कारण से प्रोटीन एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। बाकी जो सीक्वेंस होगा वो लगभग सेम होता है, अरेंजमेंट थोड़ा सा उस सीक्वेंस में चेंज होता है, उसी चेंज के कारण पूरा प्रोटीन जो है आपका वो बदल जाता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज यहाँ पर दिखाई गई है। पेप्टाइड लिंकेज किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे वेलिन और एलानिन जब जुड़ रहे हैं तो एक पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो पेप्टाइड लिंकेज क्या है, और पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड विच इज फॉर्म्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन द COOH ग्रुप of one molecule of amino acid and group of another molecule of the amino acid। ठीक है, तो बच्चे आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर था एक COOH ग्रुप। ठीक है, ये COOH ग्रुप था और ये क्या हुआ, हटा यहाँ से और CONH अमाइड ग्रुप यहाँ पर एक आया, इसी को क्या कहा जा रहा है, पेप्टाइड लिंकेज कहा जा रहा है। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज इन एन अमाइड विच इज फॉर्म्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर
मॉलिक्यूल बिटवीन द COOH ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड। तो यहाँ पर 2 अमीनो एसिड दिखाए गए थे, ठीक है। 2 अमीनो एसिड में से क्या हुआ, H2O मॉलिक्यूल यहाँ से हटा, यहाँ पे -H2O लिखा है, और वो H2O कहाँ से हटा है, जो COOH है वहां से आपका OH हटा है और एक H यहाँ से हटा है, ठीक है ना। तो इनके बीच से H2O हटा है। H2O के एलिमिनेशन के बाद क्या हो रहा है, एक लिंकेज फॉर्म हो रही है जिसको क्या कहा जा रहा है, पेप्टाइड लिंकेज कहा जा रहा है। डीनेचुरेशन क्या है, और प्रोटीन हैज अ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। किसी भी प्रोटीन में क्या है, एक यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, एंड अ यूनिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी इनसाइड अ बायोलॉजिकल सिस्टम। एक यूनिक यानी बहुत अलग से बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी है उसके बायोलॉजिकल सिस्टम में। इन दीज टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस प्रोटीन आर कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। इस केस में, इन परिस्थितियों में उन प्रोटीन को क्या कहा जाता है, नेटिव प्रोटीन कहा जाता है। Whenever we put a native protein into a physical change, जब भी हम किसी नेटिव प्रोटीन को एक फिजिकल चेंज में रखते हैं, लाइक अ चेंज इन टेम्परेचर, जैसे कि हमने तापमान में चेंज कर दिया है किसी तरह से, या एनी केमिकल चेंज लाइक अ चेंज इन pH, अगर pH में चेंज ला दिया है, then there its H bond are disturbed or changed, तब क्या होता है, उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो चेंज हो जाती है। दिस रिजल्ट इन अनफोल्डिंग ऑफ द ग्लोब्यूल्स एग, ठीक है। क्या हो जाता है, अनकॉइल्स द हेलिक्स। जो ग्लोबुलर प्रोटीन में आप क्या कह रहे हो, फोल्डिंग्स है, वो फोल्डिंग अनफोल्ड हो जाती है, एंड द अनसीक्वेंसेस ऑफ दिस चेंज आर दैट द प्रोटीन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। ये अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या ले आता है, लॉस ले आता है। दिस लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी बाय द प्रोटीन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन्स के कारण हुआ है। क्या किया गया था, प्रोटीन के फिजिकल चेंज लाया गया या फिर केमिकल चेंज लाया गया, जिससे वहां पर अनफोल्डिंग हुई और इसके कारण से लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो गई, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नो चेंजेस आर एनकाउंटर्ड इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, वेयर एज टर्शियरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल बी डिस्ट्रॉयड। एन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन प्रोटीन is the coagulation of egg white when an egg is boiled, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल क्या है कि क्या किया जा रहा है, डीनेचुरेशन किया जा रहा है प्रोटीन का, और वहां पर एग्जाम्पल क्या बोला गया है कि जैसे टेम्परेचर में चेंज लाया गया, एग्स के जो बाहर तापमान था उसको बढ़ाया गया, और तापमान को बढ़ाने से क्या हो गया, एग व्हाइट पार्ट जो होता है एग का, उसका कोगुलेशन हो गया है, ठीक है ना। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखे। इनमें से कोई भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप इजीली कर लेंगे, और कोई डाउट होगा, मन में कोई प्रश्न होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।